अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लेक्चर का ये दूसरा पार्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का। तो यहाँ हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एनालाइज करना है कि किसी ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो कोशिश ये हुई थी, लम्मर एंड प्रिंगशिम दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट डिवाइस करके ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशंस को एनालाइज किया। उन्होंने देखा कि एक मुख्तलिफ़ टेम्परेचर्स पर जो मुख्तलिफ़ वेवलेंथ्स निकलते हैं उनकी इंटेंसिटीज़ कितनी कितनी निकलती हैं। तो फिर उन्होंने उसी में से ग्राफ बनाया था मुख्तलिफ़ वेवलेंथ्स वर्सेस उनकी इंटेंसिटी। याद रहे, इंटेंसिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ रेडिएशंस एमिटेड फॉर दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ, के उस वेवलेंथ की कितनी ज़्यादा रेडिएशंस निकलती हैं। ज़्यादा रेडिएशंस एक ख़ास वेवलेंथ की निकली तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, अगर उस वेवलेंथ की कम रेडिएशंस निकली तो उसकी इंटेंसिटी कम है। तो मतलब इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ़ रेडिएशंस है किसी खास वेवलेंथ की। तो उन्होंने ग्राफ जो बनाया था वो ग्राफ फिर बनाया था, इंटेंसिटी को वाई एक्सिस पर रखा था और एक्स एक्सिस पर उन्होंने वेवलेंथ को रखा था। तो इनको एनालाइज करने से पहले हम थोड़ी सी बात उसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप की कर लें। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये एक फर्नेस है, ब्लैक बॉडी है जिससे रेडिएशंस निकलेंगी और यहाँ से रेडिएशंस आ रही हैं। ये एक स्फेरिकल मिरर है, ये इनको इस तरफ रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ एक रॉक सॉल्ट प्रिज्म है, इसने इन रेडिएशंस को ट्रांसमिट भी करना है और डिस्पर्स भी करना है ऑल वेवलेंथ्स को। और ये डिस्पर्स्ड वेवलेंथ्स जब यहाँ इस मिरर के पास आएंगे तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके रेडिएशन डिटेक्टर के पास जाएंगे। रेडिएशन डिटेक्टर उनकी इंटेंसिटी को मेजर कर लेगा डिफरेंट वेवलेंथ्स की। और पहले उन्होंने एक टेम्परेचर पर किया, यानी 1000 केल्विन पर उस निकलने वाली रेडिएशंस को एनालाइज किया। फिर 1260 डिग्री केल्विन पर उन्होंने टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशंस को एनालाइज किया। फिर 1450 पर किया, फिर 1650 केल्विन पर किया। तो 4 डिफरेंट टेम्परेचर्स पर उन्होंने ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशंस को एनालाइज किया और उसके मुताबिक फिर डिफरेंट वेवलेंथ वर्सेस देयर इंटेंसिटी ग्राफ बनाए। तो वो जो ग्राफ आए वो कुछ खास प्रॉपर्टीज़ रखते थे, कुछ खास रेगुलरिटीज़ थी उसमें। उसकी बुनियाद पर उन्होंने कुछ रिज़ल्ट डिड्यूस किए थे। तो जो रिज़ल्ट्स डिड्यूस हुए थे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से, उसमें सबसे पहला है कि एनर्जी इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेडिएशन स्पेक्ट्रम एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब ये कि हर टेम्परेचर पर सारे वेवलेंथ निकलते हैं, बहुत सारे वेवलेंथ निकलते हैं, लेकिन वो सारे वेवलेंथ की रेडिएशंस एक जैसी अमाउंट की नहीं होती हैं। यहाँ याद रखें, हमें ग्राफ का पता है कि अगर सारे वेवलेंथ एक जैसे निकलते तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती, यानी सारे ग्राफ्स हॉरिजॉन्टल लाइनों में होते हैं, 4 हॉरिजॉन्टल लाइनें होती तो सब में बराबर बराबर वेवलेंथ निकलता। लेकिन यहाँ हम ये जो रेड कलर में आपको ग्राफ लाइंस दिखाए, ग्राफ कर्व्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपको वाजे पैगाम दे रहे हैं कि हर वेवलेंथ सेम अमाउंट में नहीं निकला है, सब की अमाउंट डिफरेंट है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन डिफरेंट है, यानी इंटेंसिटी डिफरेंट है। यानी शुरू में हम देख सकते हैं इस खास रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है ये कम है और ये जो पीक वाले हैं इन वेवलेंथ्स की रेडिएशंस ज़्यादा हैं। तो इस तरह से फिर एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती गिवन टेम्परेचर पर। दूसरा एक फेमस लॉ की सूरत में है, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो रिज़ल्ट है, उसको हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कहते हैं। ये अलहदा से शार्ट क्वेश्चन वगैरह में भी पूछा जाता है। तो इसमें हमने देखा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान कर रहा है कि एमिटेड एनर्जी हैज़ मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ सर्टन वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम एट अ गिवन टेम्परेचर। यानी इन चारों में से किसी भी टेम्परेचर को पकड़ लें, इस 1650 वाले टेम्परेचर को हम देख लेते हैं कि इसमें एमिटेड एनर्जी
इस ख़ास जगह पर मैक्सिमम है और ये ख़ास जगह को रिस्पॉन्ड करती है इस वेवलेंथ को। ये जहाँ 2 मैंने लिखा हुआ है, तो रफ़ स्केल यहाँ बनी हुई है कि 2 के साथ इधर पीछे है। तो यहाँ ये जो वेवलेंथ है, ये सबसे ज़्यादा मिकदार में निकला है जब टेम्परेचर 1650 केल्विन था, तो इसको हमने लैम्डा मैक्सिमम कह दिया है। तो हर टेम्परेचर पर देखें 1450 पर ये वाला ऐसा वेवलेंथ है यहाँ पर, इसके कोरेस्पॉन्डिंग ये वाला वेवलेंथ जो सबसे ज़्यादा निकला है। 1260 पर ये खास टेम्परेचर वेवलेंथ है जो सबसे ज़्यादा निकला है, और 1000 केल्विन पर ये खास वेवलेंथ है जो सबसे ज़्यादा निकला है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो 1000 केल्विन पर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ निकला है जिसको हम लैम्डा मैक्सिमम कहते हैं, उसकी मिकदार बड़ी है, वो बड़ा वेवलेंथ है। हमने देखा कि हमारा एक्स एक्सिस पर राइट साइड पर वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बड़ा था तो सबसे ज़्यादा निकलने वाला वेवलेंथ कम है, और जब टेम्परेचर कम है तो जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में निकला है वो वेवलेंथ ज़्यादा है। शुरू में हमने देखा था ना कि लो टेम्परेचर्स पर लॉन्गर वेवलेंथ ज़्यादा निकलते हैं और हाई टेम्परेचर पर शॉर्टर वेवलेंथ ज़्यादा निकलते हैं, तो ये उस बात को पूरा कर रहा है। लेकिन यहाँ जो ला की सूरत बनती है वो इंटरेस्टिंग ज़्यादा इसलिए है कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ और लैम्डा मैक्सिमम है ये हर केस में बराबर आती है। इन 1000 केल्विन मल्टीप्लाइड बाई इट्स लैम्डा मैक्सिमम, इसी तरह से 1260 और उसका लैम्डा मैक्सिमम आपस में मल्टीप्लाई करें, 1450 और उसका लैम्डा मैक्सिमम आपस में मल्टीप्लाई करें, 1650 और उसका लैम्डा मैक्सिमम आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये सारी वैल्यूज़ प्रैक्टिकली कांस्टेंट आ रही थी। लैम्डा मैक्सिमम इनटू टी इज़ कांस्टेंट, और यही चीज़ वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाती है। द प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा मैक्सिमम एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, और दिस इज़ कॉल्ड वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आती है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो मीटर केल्विन यहाँ से यूनिट आया है इसका, कांस्टेंट इन दोनों चीज़ों के बराबर है। वेवलेंथ का यूनिट मीटर है, टेम्परेचर का केल्विन है, तो मीटर केल्विन इसका यूनिट आ गया है। तो यहाँ उसकी समरी भी लिखती है कि इट मीन्स दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस लैम्डा मैक्सिमम शिफ्ट्स टू शॉर्टर वेवलेंथ्स, यानी 1000 पर बड़ा वेवलेंथ था जो सबसे ज़्यादा निकला, और 1650 पर जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ निकला उसकी वैल्यू कम थी, शॉर्टर वेवलेंथ था। तो इससे आगे हम अब तीसरा रिज़ल्ट इसका डिस्कस करेंगे, और तीसरा रिज़ल्ट हमने देखा, बड़ी सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि इन चारों वेव टेम्परेचर्स पर आप देखें कि चारों टेम्परेचर्स पर जो हास वेवलेंथ, मसलन ये वाला हास वेवलेंथ हम ले लेते हैं, ये अमाउंट 1000 केल्विन पर इतनी निकली है। वाई एक्सिस पर याद रहे, वाई एक्सिस पर क्या है, इंटेंसिटी, यानी यहाँ इतनी निकली है मतलब कम इंटेंसिटी निकली है। 1260 पर इसी वेवलेंथ की ज़्यादा अमाउंट निकली है, 1450 पर इसी वेवलेंथ की और ज़्यादा अमाउंट निकली है, और 1650 पर इसी वेवलेंथ की और ज़्यादा अमाउंट निकली है। तो हम इसको बोलते हैं कि फॉर ऑल वेवलेंथ्स एन इंक्रीज इन टेम्परेचर काजेज एन इंक्रीज इन एनर्जी एमिशन, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया एनर्जी उसकी बढ़ती गई है, इंटेंसिटी उसकी बढ़ती गई है उस खास वेवलेंथ की। और इसी में से जो दूसरी चीज़ सामने आती है वो जो शुरू में भी बात हुई कि आल्सो द रेडिएशन इंटेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ्स एंड एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम इट इज़ मैक्सिमम एंड विथ फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ द इंटेंसिटी डिक्रीजेस, यानी वेवलेंथ हम राइट साइड पर बढ़ा रहे हैं। तो सब कर्व्स को देखें तो शुरू वाले वेवलेंथ कम मिकदार में निकले हैं, इसमें ही देख लें, शुरू वाले वेवलेंथ कम मिकदार में निकले हैं, और ये वेवलेंथ ऐसा है यहाँ जाके जो सबसे ज़्यादा मिकदार में निकला है, और उसके बाद जो अगले वेवलेंथ है वो फिर कम मिकदार में निकलना शुरू हो गई। यानी शुरू में इंटेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही है और एक ख़ास वेवलेंथ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, और फर्दर इंक्रीज़ करें वेवलेंथ को तो इंटेंसिटी
स्मॉल होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ये हर टेम्परेचर पर ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो फोर्थ जो रिज़ल्ट है मेन, वो भी एक लॉ की सूरत में है कि टोटल एनर्जी कितनी एमिट हुई किसी खास टेम्परेचर पर, यानी उसका मेन जो सब्जेक्ट बनता है कि टोटल एनर्जी किसी खास टेम्परेचर पर कितनी निकली है। तो इंटरेस्टिंगली ये देखा गया कि ये जो ग्राफ कर्व है, मसलन 1000 केल्विन ले लें, तो ये 1000 केल्विन पर ये जो ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ के नीचे जो लैम्डा एक्सिस के साथ इसका एरिया बनता है, यानी इसको हम कहेंगे एरिया अंडर द ग्राफ। ये एरिया अंडर द ग्राफ एनर्जी, टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर ओवरऑल वेवलेंथ्स के बराबर होता है। यानी ये एरिया अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो ये टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर के बराबर होगा। इसी तरह से दूसरे ग्राफ का अपना एरिया है, ये जो सबसे बाहर वाला 1650 केल्विन वाला ग्राफ है, इसका ये सारा एरिया हो जाएगा। तो ये सारा एरिया कैलकुलेट कर लें तो उस खास टेम्परेचर पर निकलने वाली रेडिएशंस की सारी अमाउंट हो जाएगी। तो इसको हम अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया ये आपके सामने है। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट का एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, और दूसरा पॉइंट इसका ये है, एक तो हमने देखा कि टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर किसके बराबर है, एरिया अंडर ईच कर्व के। और दूसरा भी इसका मज़ीद स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की सूरत में एक बात हमें बताई कि टोटल एनर्जी एमिटेड और रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ केल्विन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कि ई, याद रहे ये ई सिर्फ एनर्जी नहीं है, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया है। तो ऑफ द ब्लैक बॉडी, यूनिट एरिया किसका है, ब्लैक बॉडी का यूनिट एरिया में से निकलने वाली रेडिएशंस की बात हो रही है। तो टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और यहाँ जब इक्वालिटी में इसे लाते हैं तो E विल बी इक्वल टू सिग्मा आ जाएगा कांस्टेंट के तौर पर। तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी सिग्मा है, इसका नाम साइंटिस्ट के नाम की मुनासबत से स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ यहाँ रखा गया है, और इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4, केल्विन⁻⁴। तो ये यूनिट कहाँ से आया, यूनिट सिंपली इसी फार्मूला से है कि सिग्मा इज़ इक्वल टू E/T⁴ हो जाएगा। और E बेसिकली क्या है कि एनर्जी पर यूनिट टाइम पर मीटर स्क्वायर है। तो ये केल्विन 4 भी इसके नीचे आ रहा है। तो इसी तरह से ऊपर जो E/T है ये पावर बन जाएगा, ये मीटर स्क्वायर नीचे है तो ये नीचे आ जाएगा, और केल्विन 4 भी नीचे है तो पावर का यूनिट वाट हो गया, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर इन्वर्स स्क्वायर हो जाएगा, केल्विन 4 ऊपर जाएगा तो केल्विन-4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिंपल सी बात थी कि जिस तरह हमने देखा कि 1000 केल्विन है, 1260 है, 1450 है, 1650 है, तो जो भी टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर की एनर्जी चाहिए होगी वो टेम्परेचर यहाँ लिखेंगे। 1000 वाला चाहिए तो 1000⁻⁴ कर लें, ये टोटल एनर्जी के बराबर आ जाएगा यहाँ पर। और 7 सिग्मा आपने मल्टीप्लाई करना है, प्रोपोर्शनैलिटी ये बता रही है, और 7 सिग्मा के साथ उस 1000⁻⁴ को मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ हम इस पार्ट को ख़त्म करते हैं, और इसके बाद एक छोटा सा पार्ट और हम डिस्कस करेंगे